कैसे हो आप सब। ये हमारी 6th क्लास होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। पिछली क्लासेस में हमने कार्नेटिक वॉर और बैटल ऑफ प्लासी देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर की। आई होप आप लोगों ने सभी मेरी वीडियोस मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग से देखी होंगी, क्योंकि तभी आप लोगों को ये स्टोरी समझ आ रही होगी। प्लासी हो चुका है, अब बात होने वाली है बक्सर की। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर हुआ था। कारण क्या था, कौन कौन से इसमें किरदार थे, सब पे उस पर बात करेंगे। बक्सर कहाँ है? बंगाल के अंदर है। और बंगाल का नवाब कौन बन चुका है? बंगाल का नवाब लास्ट क्लास में हमें पता चल गया था, मीर जाफ़र बन चुका है। कैसे? दगाबाजी की थी, धोखा दिया था सिजाउद्दौला को। सिजाउद्दौला को धोखा दिया था मीर जाफ़र ने, जिसकी वजह से सिजाउद्दौला हार गया था और क्लाइव यानी कि ब्रिटिश जीत गए थे। ब्रिटिश के जीतने पे मीर जाफ़र, जिसने अपनी वफादारी निभाई थी, तो ब्रिटिश ने इसको बना दिया बंगाल का नवाब। तो ब्रिटिश ने बना दिया इसको बंगाल का नवाब। अब ये बन जाता है बंगाल का नवाब। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ब्रिटिश जहाँ पे पावर में होते थे वहाँ पे अपना एक पपेट बिठा देते थे, तो मीर जाफ़र उनके लिए एक तरीके से पपेट ही था। तो जब ये पपेट को बिठा देते हैं तो अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। ऐसे ही मीर जाफ़र को भी ये लोग अपने हिसाब से यूज़ करने लग गए। जो चाहते थे वो करवाने की कोशिश करते थे, मीर जाफ़र करता था। एक टाइम के बाद मीर जाफ़र इरिटेट हो गया। कोई भी बात ये लोग अपनी मनवाने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनके माइंड में यही था कि जगह हमारी है, हम अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। मीर जाफ़र इरिटेट हो जाता है। इरिटेट हो जाता है इनकी डिमांड से। जब ये इरिटेट हो जाता है तब ये कोशिश करता है बात करने की, दोस्ती बढ़ाने की डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, ताकि उसकी हेल्प ले सके। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंने पहली क्लासेस में बताया था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने हराया था, किसने हटाया था? ब्रिटिश ने ही हराया था। लेकिन ब्रिटिश को पता चल जाता है मीर जाफ़र क्या करने वाला है। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, डच फोर्सेस को हराते हैं, फिर मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर उसकी जगह उसके सन इन लॉ यानी कि दामाद को बिठाते हैं, जिसका नाम होता है मीर कासिम। गद्दी पे कौन बैठ चुका है बंगाल की? मीर कासिम। ठीक है, ये नाम याद रखना। अब जो गलती मीर जाफ़र ने करी थी वही गलती ये भी रिपीट करने लग जाता है। मीर कासिम क्या करता है, नवाब बनने के बाद ब्रिटिशर्स को खुश करने की कोशिश करता है। खुश कैसे करता है? इनको गिफ्ट देता है और इस गलती में ये अपना सब कुछ लुटा देता है, इवन अपना नवाबी खजाना भी खाली कर देता है। तो जब इन भाई साहब ने, मीर कासिम ने जब अपना नवाबी खजाना भी खाली कर दिया खुश करने के लिए उनको, फिर भी उनकी डिमांड खत्म नहीं हो रही, तो ये भी इरिटेट हो गया, ये भी परेशान हो गया। और एक पॉइंट के बाद इसकी सटक जाती है, अजय देवगन बन जाता है। अभी ब्रिटिश को बोलता है कि चलो एक काम करो, टैक्स देना शुरू करो। और जो दस्तक तुम्हें मिला हुआ था, दस्तक मैंने बताया था फारूक सियार ने दिया था 1717 में। दस्तक मतलब होता है एग्जाम्पशन यानी कि छूट दी होती है, जो कि फारूक सियार ने उस टाइम पर। और अब बना है मीर कासिम नवाब। मीर कासिम इरिटेट हो चुका है। मीर कासिम कहता है कि जो दस्तक तुम्हें मिला हुआ था वो दस्तक मैं ख़त्म करता हूँ, टैक्स देना शुरू करो। लेकिन ब्रिटिश इतनी ईजिली मान जाए, ऐसा नहीं हो सकता था। ब्रिटिश ने मना कर दिया, हम तो नहीं दे रहे। तो जैसे ब्रिटिश ने मना किया, इसने बोला ठीक है, तो मैं बराबर कर देता हूँ कंपटीशन। तुम्हें दस्तक मिला हुआ था, तुम्हें छूट मिली हुई थी, बाकी तो टैक्स दे रहे थे, मैं बाकियों का भी ख़त्म कर लेता हूँ। लो, अब क्या होगा, अब सारा कंपटीशन बराबर हो जाएगा। साथ ही इसने अपनी कैपिटल जो कि मुर्शिदाबाद थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया मंगूर में। मंगूर कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार में इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया और वहीं पे अपनी एक अलग सी आर्मी बनाना शुरू कर दी, यानी कि रेडी कर दिया था इसने। प्लान था इसका पूरा कि अटैक करने का। अब यहाँ पे आके इसने क्या किया, इसने ब्रिटिश का पटना ऑफिस जो था वहाँ पे जाके इसने अटैक कर दिया और काफ़ी सारे जो यूरोपियंस थे उनको मारा इसने 1764 में। इसका रिटेलिएट करके ब्रिटिशर्स ने भी अपनी आर्मी को भेजा और इस पर अटैक करवाया। जब अटैक करने के लिए ब्रिटिश आर्मी आई तो कासिम वहाँ से भाग गया। कासिम वहाँ से भाग गया अवध। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। कौन था? सुजाउद्दौला। ये सेकंड कैरेक्टर है, इसका नाम याद रखना। अब बनती है यहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस। किस किस की? कासिम जो भाग के आया बचने के लिए, दूसरा है अवध का नवाब यानी कि सुजाउद्दौला, और तीसरा इंसान है यहाँ पे शाह आलम टू। शाह आलम टू कौन है? एक मुगल है। ये क्यों आया इनके साथ? ये इसलिए आया है क्योंकि शाह आलम टू को ब्रिटिशर्स ने कई बार धमकाया था। सेम इन लोगों ने शाह आलम टू को भी वार्निंग दी होती है, तो शाह आलम टू भी इनसे चढ़ा हुआ होता है, परेशान होता है। तो कासिम नवाब ऑफ अवध यानी कि सुजाउद्दौला, तीसरा कंटेंडर है शाह आलम टू। तीनों अपनी आर्मियों के साथ रेडी हो जाते हैं अटैक करने के लिए ब्रिटिशर्स पे। दूसरी ओर ब्रिटिश साइड से ब्रिटिशर्स को लीड करता है हेक्टर मुनरो। तो अभी ये कंबाइंड फोर्सेस है एक साइड पे इन तीन लोगों की, कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू की। एक साइड पे है हेक्टर मुनरो अपने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ। ये बंदा अकेला इस कंबाइंड फोर्सेस को, इन तीनों की फोर्सेस को हरा देता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है बक्सर। यानी कि एक बार फिर से ब्रिटिश ने प्रूव कर दिया कि इनको हराना इतना इजी नहीं है, चाहे तीन लोगों की आर्मी कंबाइन हो जाए। अब ये बात तो हुई कौन जीता कौन हारा।
लेकिन मेन चीज़ शुरू होती है हार जीत के बाद। लड़ाई के बाद मेन चीज़ शुरू होती है जो हारा अब वो क्या देने वाला है, यानी कि उसकी कितनी जगह जाने वाली है, कहाँ कहाँ पे जीती हुई पार्टी कंट्रोल करने वाली है। ब्रिटिश जीती है तो ब्रिटिश का कंट्रोल अब बढ़ के इलाहाबाद तक चला जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अभी तक जो इंडिपेंडेंट नवाब सिस्टम था, यानी कि जहाँ नवाब बैठा है उसका कंट्रोल है, इंडिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को। लेकिन इस लड़ाई के बाद से इंडिपेंडेंट नवाब का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया ब्रिटिश ने बंगाल से कि बस बहुत हो गया, अब चाहे तुम नवाब हो लेकिन चलेगी बस हमारी। तीसरी चीज़ होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 12 अगस्त 1765 में साइन किया जाता है। ये साइन किया जाता है मुग़ल एम्परर शाह आलम II के साथ। मुग़ल था, ये बताया था मैंने कि मुग़ल था, और अगर ये मुग़ल था इसके पास दीवानी राइट्स थे। दीवानी कौन लेके आया था? मुग़ल लेके आया था। तो इनके पास दीवानी राइट्स थे, और ये दीवानी राइट्स यानी कि जो लैंड रेवेन्यू है वो जमा करता था, ये टैक्स ये कलेक्ट करता था। लेकिन अब से इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली, इस संधि के अकॉर्डिंगली अब से जो दीवानी है इसको कलेक्ट करेगा ब्रिटिश, यानी कि पैसा ही पैसा। ठीक है, टैक्स कौन इकट्ठा करने वाला है? ब्रिटिश इकट्ठा करने वाला। कहाँ कहाँ का इकट्ठा करने वाले? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो लैंड रेवेन्यू है वो टैक्स कौन कलेक्ट करने वाला है? ब्रिटिश करने वाले हैं। इसके बदले शाह आलम II को क्या दे दिया जाता है कि शाह आलम से जब हमने ये चीज़ छीन ली है तो शाह आलम को थोड़ा सा रिटर्न में कुछ देंगे। शाह आलम को 26 लाख रुपए दिए जाते हैं एनुअली कि मौज करो, अपनी जगह पे रहो। और अब से जो दीवानी है, जो टैक्स है वो कौन कलेक्ट करेगा? ब्रिटिश करेंगे। चौथी चीज़ ये हुई कि जो शुजाउद्दौला था, नवाब था अवध का, ये बीच में आया था लड़ने के लिए, इससे 50 लाख रुपए एनुअली फ़ाइन लिया गया। ठीक है, कि चलो निकालो, बहुत बन रहे थे। 50 लाख रुपए एनुअली लिया गया। साथ में इसको एक गारंटी दी गई कि ठीक है, हम तुझे एक वादा देते हैं कि हम पैसे तो ले रहे हैं तुझसे, एक वादा भी देते हैं तुझे कि अगर तुझ पे कोई अटैक करेगा तो हम तेरे सपोर्ट में आएंगे, अब चिंता मत कर। ठीक है, ये वादा कर दिया जाता है। सारी जगह वापस दे दी जाती है, लेकिन 2 जगह को छोड़ के, इलाहाबाद और कारा, ये 2 जगह वापस नहीं दी जाती है शुजाउद्दौला को। और 5वीं चीज़ मेन ये होती है कि क्लाइव बन जाता है गवर्नर बंगाल का। पहला गवर्नर कौन होता है बंगाल का? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो वॉरेन हेस्टिंग था पहला, लेकिन ये है गवर्नर। कौन बनता है? क्लाइव बनता है। और ये क्लाइव चलाता है, आगे जाके डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चलाता है, जो कि अलग टॉपिक है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। यहाँ तक हमारी बात थी बैटल ऑफ बक्सर की। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग स्टार्टिंग से सुन रहे हो तब ज़्यादा ईजी होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो ऐसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास और आने वाली है, ब्रिटिश कहाँ कहाँ पे कंट्रोल करेंगे अपने एम्पायर बनाने के लिए। उस पर हम धीरे धीरे वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप लोगों को कोर्स पूरा होता रहे। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही है मेरी, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। अपने जितने भी पढ़ने वाले ग्रुप्स हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनको आपको भेजना है ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।